हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम जो एमपीएसआई की ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं का ही लास्ट पार्ट है ये। यदि आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको पहले ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स भी बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी बताया है कि उनके सोर्सेज क्या हैं। और जो 6 शिफ्ट में से लगभग हम 4 शिफ्ट का कर चुके हैं। 12 शिफ्ट में से हम लगभग कि 8 शिफ्ट का हम कर चुके हैं। बाकी के 4 शिफ्ट का आज करेंगे। तो इससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस और किस तरीके के टॉपिक आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिसमें आपको आएगा कि जो टॉपिक हैं खनिज से लगातार आ रहे हैं, मिनरल से, मिट्टियों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों की डिमांड रही तो मैं जो एनसीईआरटी से इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को इनको शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको फ्री रूप में इसी यूट्यूब चैनल पर ही करवा दूंगी, यदि आप लोग का डिमांड रही तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है या एनसीईआरटी से डायरेक्ट आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का आज हमारा लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप वो पहले दो क्लासेस को ज़रूर देखें, उसके बाद इस क्लास पर आएँ, ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आए और क्वेश्चन के आंसर भी बने। कई बार आप देखोगे कि वहीं से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्लास है और आपको आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। जैसे प्लीज़ शेयर भी करते चलें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बताएं और सब्सक्राइब भी करें। तो अगला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में सूखी मिट्टी के निचले क्षेत्रों में ये चीज़ें होती हैं। तो भारत के जो सूखी मिट्टी वाला क्षेत्र है उसमें आपको निचले क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? कंकड़। कंकड़ होते हैं। आपकी सूखी मिट्टी का क्षेत्र है उसके नीचे कंकड़ होते हैं, क्योंकि ये पानी के रिसाव को रोकते हैं। ठीक है, क्या होता है? पानी के रिसाव को रोकते हैं और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट वाले कंकड़ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन को। भारत में चिकनी मिट्टी को काटते हुए बहते जल द्वारा बने गहरे चैनलों को क्या कहा जाता है? तो आप भारत में जो चिकनी मिट्टी के जो द्वारा जो गहरे चैनल बनते हैं उनको बोलते हैं हम गली या गुलीस। इसी को ना अवनालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवनालिका। अवनालिका भी इसी को कहते हैं। और फिर जब इन्हीं से अपर्दन होता है, इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को कह देते हैं अवनालिका अपर्दन। अपनालिका अपर्दन। ठीक है, आप जो चंबल वाला जो बीहड़ का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर और जो जहाँ पे चंबल नदी बहती है वो क्षेत्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो चंबल वाला जो क्षेत्र है उसको बीहड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है किससे? गहरे गहरे चैनल से, क्योंकि इसमें मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल होता है। कौन सा? गुलीस। ठीक है, अपर्दन अवनालिका भी बोलते हैं। यदि इनकेस इसका इंग्लिश ही नहीं आए तो, हिंदी ट्रांसलेट आए तो अपर्दन अवनालिका। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की क्या भूमिका है? आप सबको पता होगा कि जब भी कहीं पे आपदा आती है एक नीली यूनिफॉर्म वाली फोर्स काम करती है। तो वो जो नीली यूनिफॉर्म वाली जो फोर्स है वो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होती है। कौन सी? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसका काम क्या होता है? तो उसका काम आपको पता है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और निकासी के दौरान। ठीक है, मतलब वहाँ से जितने लोग भी आपके डिजास्टर की वजह से वहाँ पे फंस गए हैं, आपदाओं की वजह से, उनको रेस्क्यू करते हैं और वहाँ पे उनकी एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। तो अब यदि हम इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स का गठन हुआ था आपका 2006 में। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था। और ये एक्ट आया था एक, कौन सा? 2005 में। ठीक है, आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम। ठीक है, इसका जो 2005 में एक एक्ट आया था, कौन सा? आपदा प्रबंधन अधिनियम। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, डीएमए। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए जो रहता है उसी के तहत आपका ये फोर्स का गठन हुआ था। और ये एक्ट आया था 2005 में और ये फोर्स का गठन हुआ था आपका 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन को समझना समुदायों की किस प्रकार मदद करता है? कि आपदाओं के लिए तैयारी करके लचीला व अनुकूलन को बढ़ावा देकर। ठीक है, ये यदि पहले से ही मौसम को समझ लेते हैं, जलवायु परिवर्तन को, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको बचाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से भारत में धात्विक खनिज भंडारों का प्राथमिक स्थान कौन सा है? ये आपको मैंने प्रूफ वाले सेक्शन में बताया था।
ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। एनसीईआरटी की मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ को अपलोड किया है स्क्रीनशॉट के माध्यम से कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। तो उसका आंसर है आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन स्फटिक चट्टानों में। वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है यही शब्द एनसीईआरटी में, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको लिया है। इसकी टेलीग्राम में मैंने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो भी पीडीएफ भी शेयर की है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डिजुअस फॉरेस्ट किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हीं को हम लोग जानते हैं और मानसूनी वन से, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पतझड़ वन। क्या बोलते हैं इन्हीं को? पतझड़ वन भी बोलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं मानसूनी वन। ठीक है। अच्छा, इनके वृक्ष की बात करें तो इनमें वृक्ष होता है आपका साल, सागौन, शीशम। बड़े पत्ते होते हैं ओवरऑल इन वृक्षों के। ठीक है, उससे याद रखिए, साल, सागौन, शीशम। ठीक है, ये बहुत फर्नीचर के लिए ही लकड़ियाँ काम आती हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर को भारतीय हिमालय का तिब्बती जंगला गधा कहा जाता है? अब हिमालय के यदि जानवरों की बात करें तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहले आपका ब्लू सीप पे भी आ चुका है, कि भरल पे भी आ चुका है। ठीक है, सेगी ऑक्स पे भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है आपका कियांग के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तिब्बती जंगली गधा, गधा आप किसको कहते हैं? तो ये बोलते हैं कियांग का, कियांग को। ये याक पे भी क्वेश्चन आ चुका है, उसका वेट भी पूछ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत है? तो ये है लगभग आपका 80%। ठीक है, ग्रामीण सड़कें कितनी हैं? 80%। नेशनल, इससे पहले नेशनल हाईवे का भी पूछ चुके हैं, तो वो होती हैं आपकी 2%। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोग नहीं है तो खनिज, वन, परिवहन, संसाधन वाले टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं करवा दूंगी 10th और 11th की एनसीईआरटीज को कंबाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन एरिड रीजन विथ जीरोफाइट वेजिटेशन? जीरोफाइट आपको पता है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती। कौन से क्षेत्रों में होती जीरोफाइट वनस्पति? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो जब आपको ये पता होगा कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है तो ऑटोमेटिक आप इससे निकाल लेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वन होते हैं। तो उसी प्रकार की वन की विशेषता हो जाएगी क्या? कांटेदार वन। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कांटेदार वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका, लेकिन पता होना चाहिए था कि जीरोफाइट वनस्पति होती क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि तेलंगाना भारत में सिंचाई के लिए गोदावरी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से महानदी पर पूछ चुके हैं। ठीक है, डैम, और तापी नदी पर डैम पूछ चुके हैं। इस बार आया है जो गोदावरी नदी पर डैम। तो गोदावरी नदी पर जो डैम है आपको तेलंगाना में पूछा है। ठीक है, हीराकुंड कौन से उस पर है? तो हीराकुंड है आपका महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड कौन से नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में। ये अभी आया है, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ये कौन सा नदी पर है? कृष्णा नदी पर। बचते हैं ये दोनों, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों ही गोदावरी नदी पर है। लेकिन श्री राम सागर बांध जो है वो है आपका तेलंगाना में, और पोलावरम बांध जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इससे याद रहेगा आपका कि पोलावरम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, और श्री राम सागर कहाँ पर है आपका? ये है आपका तेलंगाना में। याद रखिएगा। अब गोदावरी नदी की बात करें हम तो नेक्स्ट उसमें मिलेगा आपको, इसी से क्वेश्चन मिलता होगा, गोदावरी नदी का क्या उद्गम स्थल पूछा है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने इसका प्रॉपर मैप बताया था कि यहाँ पे होता है, ट्रिक भी बताई थी क्या, का को का मा, का को का मा, मतलब यहाँ पे आता है काठियावाड़, फिर होता है आपका कोंकण, फिर आता है आपका कन्नड़, फिर आता है आपका मालाबार। ये हो गए आपके वेस्टर्न वाले घाट पर। ठीक है, पश्चिमी तट पर। फिर यहाँ होता है आपका कोरोमंडल, यहाँ होता है आपका कौन सा कोरोमंडल, फिर इधर होता है आपका उत्तरी सरकार, फिर यहाँ होता है उत्कल तट। ठीक है, तो सब पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये कोरोमंडल तट, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पश्चिमी तट वाला पूछा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस जगहों के समूह में भारत के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? ये क्वेश्चन हुबहू आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन भी है कि कौन सा हो जाएगा, तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा और काकरापारा। ये सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, मैंने बताया भी है आपको। फिर नेक्स्ट है, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च सौर विकिरण उपलब्ध भूमि के कारण बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास की उच्च संभावना वाला क्षेत्र है? तो ये है आपका विशेष। देखिए, सौर ऊर्जा के लिए ज़्यादातर बड़ी भूमि चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि वहाँ पे सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे, दिन के ज़्यादा घंटों तक रहे। तो हिमालय में तो हो नहीं सकता, पूर्वी तटीय क्षेत्र पे भी हो नहीं सकता, तो बचता है फिर आपका गुजरात और राजस्थान, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा देर तक रहती है। पूर्वोत्तर राज्य में तो वैसे ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों के अलावा भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से अन्य जीव जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपका स्तनधारियों के अलावा जो है रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। जो रेप्टाइल मतलब होता है जो रेंगते हैं, तो छिपकली भी होती है, सांप भी होते हैं, कछुए भी होते हैं और पक्षी भी होते हैं। ठीक है, ये पर्णपाती वनों में और अन्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि कांटेदार वनों की वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य रूप से पाया जाता है? तो आपको पता होगा, कांटेदार जो वन जो होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, आपको डेजर्ट में होते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है, पानी की वैसे ही कमी होती है, तो इनके लिए कांटेदार वन इसलिए होते हैं, इनके कांटों के माध्यम से इनमें पानी संचित रहता है और मोटा तना होता है। तो इनके तने मोटे होते हैं, उनसे उनमें पानी संचित होता है। और इनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ें कैसी होती हैं, गहरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की तलाश में वो जड़ें और नीचे जाती जाती हैं। ठीक है, तो जड़ें कैसी होती हैं, इनकी गहरी होती हैं, और तना कैसा, मोटा होता है, रसीला होता है। ठीक है, ये रेगिस्तान के वनों की विशेषता होती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में विशेष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किससे संबंधित है? लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, कयाल पूछा हुआ था। क्या पूछा था? कयाल पूछा था। तो कयाल किसके लिए फेमस है? तो वो केरल का बैक वाटर है, तो वहीं पे आपका नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है। ये मूवी में बताते हैं, इसको बल्लम कल्ली बोलते हैं, बताया भी था मैंने। बागी मूवी में जो लास्ट में नौका दौड़ होती है वो यहीं होती है। केरल के बैक वाटर्स को क्या कहेंगे? तो केरल के बैक वाटर कहलाते हैं आपके कयाल। ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, रिपीट हो रहा है, उन्हीं से ही थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित ट्रोपोपॉज पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है? तो आप लगातार देख रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में जो वायुमंडल की 5 परतें हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग रूप में। ठीक है, तो वायुमंडल की 5 परतें आपका इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उससे अलग अलग क्वेश्चन आए ही हैं। ठीक है, 5 परतें कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 परतें हैं आपकी। उसी से ओजोन परत से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ट्रोपोपोस किसे कहते हैं, ये भी आ चुका है। तो इस पर तापमान क्या होता है, क्योंकि तापमान के विभाजन है परतों का, तो इस पर तापमान होता है आपका लगभग 80 से 100 होता है वैसे तो, -80 से -100, लेकिन मानते हैं 80। ठीक है, -80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी लंबी तरंगों वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करके वायुमंडल को गर्म करती है? तो आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि ऊर्जा एक से दूसरी जगह उत्सर्जन जो ट्रांसफर होता है उसका 3 मेथड से होता है, 4 मेथड से, चालन, संवहन, विकिरण, इन मेथड से होता है, 3 मेथड से। तो ठीक है, उसी में ही आपका ये आ जाएगा आपका कौन सा। देखो, ये तीनों आंसर अलग है, ऑप्शन अलग है और एक ऑप्शन आपका अलग है। टेरेस्ट्रियल ट्रेडिशन रेडिएशन, मतलब आपको ऑप्शन खुद कह रहा है कि मैं ही आंसर हूँ। जहाँ पे अलग ऑप्शन लगेगा ज़्यादातर केस में वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो स्थलीय विकिरण आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि के भीतर प्रवेश करने पर मुख्य रूप से कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये चक्रवात हैं वो आते हैं आपके समुद्र तट पर मेनली, पर ये समुद्र तट यहाँ पर रहेगा। इनकेस ये भूमि में एंटर करेंगे तो समुद्र तट से एक तो दूरी हो जाती है, और दूरी हो जाती है तो उनको समुद्र सतह की नमी नहीं मिल पाती। ठीक है, फिर यहाँ पे इसलिए भूमि पर आते से ये कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि समुद्र से दूरी होने के कारण इनको समुद्र की नमी नहीं मिल पाती है, इसलिए स्थल क्षेत्र में कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए सुनामी वगैरह सिर्फ तटों पर ही नुकसान पहुंचाती है, भूमि अंदर स्थलीय क्षेत्रों पर नहीं मचाती तबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत के किस राज्य में है? अब आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि नेशनल पार्क से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन नेशनल पार्क में भी उन नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको यूनेस्को साइट है। इसलिए
राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पढ़ना ही, लगभग 100 से ऊपर है, लेकिन आपको जो यूनेस्को साइट है, जो विश्व धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उन पर आपको विशेष फोकस करना है। तो ये है आपका असम में, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के भी भितरकनिका गहिरमाथा आ चुका है, पश्चिम बंगाल का भी आ चुका है, मेघालय का भी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। वे राज्य कौन से हैं जो अक्सर वनाग्नि से प्रभावित होते रहते हैं? तो आपको पता है उत्तराखंड के जंगलों में हमेशा आग लगती है, तो वो ऑप्शन पहले हम प्रायोरिटी से ढूंढेंगे। तो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में उत्तराखंड है ही नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, असम, ये वाले ऑप्शन में नहीं है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। तो बचता है फिर आपका क्या, कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा आग लगती रहती है। आपको न्यूज़ में भी पता है कि उत्तराखंड में आग आए दिन, मतलब हमेशा हर साल लगती है एक बार तो। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपको ऑप्शन में ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मैग्नीज में 2 प्रमुख उत्पादकों में से एक सही रूप में पहचाना जाता है? तो मैग्नीज उत्पादन में आपका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो आपका कौन सा है, एमपी है, और भंडारण में कौन सा है, उड़ीसा है। लेकिन इसमें ऑप्शन में ही एमपी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला उड़ीसा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, ठीक, एनसीईआरटी में, फोटो भी मतलब स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया था उसमें। भारत में बॉक्साइट संसाधनों के वितरण को ध्यान में रखते हुए कौन से उत्पादकों की तुलना में छोटे बॉक्साइट उत्पादक पहचाने जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, जिसमें हूबहू यही लाइन लिखी हुई थी, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। कि गौण रूप से कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। देखो प्रमुख रूप से तो आपको पाए जाएंगे कहीं भी, लेकिन जो छोटे उत्पादक राज्य हैं वो भी पूछे गए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सालाना माल ढुलाई का लगभग कितने % सड़कों के जरिए होता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लगभग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों को मिलाकर भारत की तटीय रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी होगी? तो देखो ये क्वेश्चन अलग, इसमें आपको ऑप्शन ही हिंट दे रहा है कि जो अलग है वही आंसर है, 7517 किलोमीटर। ठीक है, यही अनुमानित लंबाई है आपकी तटीय रेखा की। फिर आता है आपका, ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी आपकी 1959 में। ये लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो असम के नहर कटिया से बरौनी तक जो पाइपलाइन बिछी थी, फर्स्ट वाली, एशिया की फर्स्ट पाइपलाइन थी ये। ठीक है, वो OIL के द्वारा ही बिछाई गई थी। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। नाहर कटिया जो असम वाला क्षेत्र है उसके तेल के निष्कर्षण के लिए मेनली हुआ था। तो वहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र है, नाहर कटिया, डिगबोई और मोरन, आ चुका है ये पेपर में क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है आपका, जब 2 असमान तापमान वाली वस्तुएं सीधे संपर्क में आती हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है? ऊष्मा के संचरण से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये होता है आपका, असमान तापमान वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें आ जाता है आपका चालन। ठीक है, कंडेंशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर भी ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब प्रवणता उन क्षेत्रों में मजबूत होती है जहाँ पे दाब प्रवणता, जहाँ पर क्या होता है, दाब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। अब समदाब रेखा क्या होती हैं कि अलग अलग जो एरिया हैं उनमें जो प्रेशर कितना जनरेट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग दाब प्रवणता। ठीक है, किसी भी जगह 2 स्थानों का आपका दाब। नेक्स्ट है आपका, भारत में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको पता है गोदावरी नदी त्रंबक महाराष्ट्र से उद्गम होती है। ठीक है, ये नासिक में गोदावरी नदी है जिसके किनारे आपको कुंभ लगता है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश नहीं है, तटपाला है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से हो नहीं सकता, उड़ीसा के पूर्वी घाट पे हो नहीं सकता। तो यह आंसर बचता है आपका त्रंबकेश्वर, महाराष्ट्र। अच्छा, यदि गोदावरी नदी की बात करें तो भारत की 2nd नंबर की लार्जेस्ट रिवर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है आपकी, गोदावरी। आप इसकी लंबाई जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसके अलावा इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इडुक्की डैम जो प्रसिद्ध आर्च डैम है भारत के किस राज्य में है? तो आपको पता होगा कि जो इडुक्की डैम है भारत के इडुक्की जिले में ही है, जो कि आपके पेरियार नदी के तट, पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर। तो डैम भी लगातार पूछे ही जा रहे हैं, वन भी लगातार पूछे जा रहे हैं, नेशनल पार्क लगातार पूछे जा रहे हैं, मृदाएं पूछी जा रही हैं, खनिज पूछे जा रहे हैं।
इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज वीडियो हो सकता है जल्दी देखने को मिले, आप मुझे बताइएगा एनसीईआरटी के बेस पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम नेक्स्ट शिफ्ट का। ये लास्ट शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यम वर्षा प्राप्त करता है, 100 से 200 सेंटीमीटर प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा, आपको पता है 100 से 200 सेंटीमीटर अच्छी वर्षा होती है, मतलब, ठीक है। तो ये देखो, दिल्ली में वर्षा कम होती है, लद्दाख तो आपको डेजर्ट एरिया में माना जाता है, पश्चिमी राजस्थान में होती नहीं है। तो हम देख लेंगे, इसका ऑप्शन बचता है उड़ीसा और बिहार, ठीक है। यहीं पे आपकी मध्यम वर्षा होती है। अब लद्दाख की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। पश्चिमी जो राजस्थान है वो आपको पता है थार डेजर्ट है, तो यहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दिल्ली और पंजाब में लगभग 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर उड़ीसा और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस मिट्टी में कंकड़ के गांठ या नोड्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये होता है आपका खादर, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमने देखा सूखी मृदा में कंकड़ के होते हैं उनकी मृदाओं के नीचे, ऐसे ये क्या हो जाएगा खादर, ठीक है। खादर को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़। जो नदियाँ जो बाढ़ के मैदान से जो बनाती हैं, जैसे नदी में इनकेस कोई नदी में बाढ़ आती है इस तरीके से, तो यहाँ पे पहले तो बाढ़ जमेगी, फिर यहाँ पे और लगातार बाढ़ आई तो ये मिट्टी को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये दूर जो होते जाती है और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ किसको बोलते हैं? जो बाढ़ की मृदा जो होती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। सॉरी, बांगर होगा ये, खादर नहीं बांगर। खादर तो होती है नदी के तट पर ही, खादर मृदा जो नई जलोढ़ मृदा होती है, और जो पुरानी होती है उसको क्या बोले हम लोग? बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बाढ़ के मैदानों से निर्मित होती है और ये उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमध्य रेखा के पास की जगह ध्रुवों के पास कई जगहों से ज़्यादा गर्म होती है, ध्रुवों के पास से क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ये तो आपको पता है। ये होता है ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट, ये आपका अर्थ डायरेक्ट, आपको पता है कि ये वाली लाइन आप डायरेक्ट क्या है? इक्वेटर है। तो यहाँ पे सन है, तो सन की डायरेक्ट आपको यहाँ पे किरणें पड़ती हैं, और जो पोलर वाले एरिया हैं, ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे किरणें टिल्ट हो जाती हैं थोड़ी सी, इसलिए यहाँ पे सन रेज ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता रेडिएशन, इसलिए आपका देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा सन रहता है, ठीक है। फिर देखेंगे भारत में ऊंचे हिमालय किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में ऊंचे हिमालय में पाई जाती है आपकी अल्पाइन, आपको पता है जो शंकु वाले जो होते हैं पेड़ वो वहाँ पे होते हैं, अल्पाइन प्रकार के होती हैं ऊंचे हिमालय पे, ठीक है। इसको शीत भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली मॉस और लाइकेन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकेन यहाँ पे पाए जाते हैं, उच्च हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में थोरियम, मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है, जो कि भारत में समृद्ध भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी बताया है। केरल के तमिलनाडु के तटीय बालू में, ठीक है। हर एक शिफ्ट से आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, लगातार आए हैं। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करें, भले आप कहीं से भी पढ़ें ज्योग्राफी, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो पहले करें, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस लेना है, जिससे आपको वन, नेशनल पार्क, मृदा, खनिजी वाले टॉपिक तो प्रायोरिटी से कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक पे स्विच करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मैंग्रोव के जल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव के जल पाए जाते हैं मेनली ज्वार से प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है। कहाँ पर? जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन, ठीक है। मैंग्रोव वन को बचाने के लिए गवर्नमेंट की एक पहल भी है, जिसको उन्होंने मिष्टी पहल नाम दिया है। कौन सा पहल? मिष्टी पहल। मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए ही था, भारत सरकार का ये प्रयास है कि मैंग्रोव वनों में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंग्रोव वन है उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जो मृदा के कटाव को रोकती हैं, जो समुद्र किनारे जो होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे मैंग्रोव वन जो है, और अब बढ़ रहा है लगातार प्रसार, जो इनका जो प्रसार है वो लगातार प्रतिशत इनका बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ये हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, उसमें मैंग्रोव का परसेंट बढ़ा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2025 तक भारत के रोड नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी थी? तो भारत के कुल रोड नेटवर्क की लंबाई थी आपके 70.2 लाख किलोमीटर। परिवहन से लगातार क्वेश्चन आए हैं अनुमानित पर, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका।
भारत में शहरी परिवर्तन में क्रांति लाने वाली कौन सी रेल है, सबको पता है ये कि कौन सी है, वो है आपका मेट्रो रेल। ठीक है, ज़मीन के अंदर चलाने के लिए ये सबसे पहले आई थी। और पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो पहली मेट्रो आपकी चली थी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पहली बार मेट्रो चली थी। इसका सन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत के कुल खेती वाले इलाकों में मक्का का क्षेत्र कितना % है, तो मक्का का है आपका लगभग 3.6%। आपको बता दें कि जो मक्का है वो प्रमुख रूप से खाद्य फसल है। जैसे चावल और गेहूं के बाद 3rd नंबर पर इसका खाद्यान्न फसल में स्थान है। किसका, चावल और गेहूं के बाद क्या है, मक्का। इन खाद्यान्न फसलों में इसका भारत में प्रमुख स्थान है मक्का का। तो याद रखिएगा इसका % कितना है, 3.6। इससे पहले ज्वार का आ चुका है, इससे पहले बाजरा का भी आ चुका है, मोटे अनाज का। और ये एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड लिखे हुए हैं ये वाले डेटा। ठीक है, बार बार मेंशन कर रही हूँ मैं कि आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा वर्ड टू वर्ड लाइन पढ़ना है, क्योंकि एक पैरा से लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी ख़त्म हो जाएंगे। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट के, जीएस वाले सब्जेक्ट की सीरीज़ लेकर आऊँगी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें एनसीईआरटी के नोट्स से आपको प्रयास करूंगी बताने का, लेकिन आप लोग उसकी डिमांड करेंगे तो बताऊंगी मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध उमनंदा द्वीप किस नदी पर है। उसके लिए आपके कमेंट होना चाहिए लगभग एक ही चीज़ के लिए कि हाँ आपको एनसीईआरटी चाहिए है। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा बताइएगा मुझे। ठीक है, यदि लगेगा कि हाँ सच में बच्चों को नीड है तो मैं उसके लेक्चर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये है आपका उमनंदा द्वीप किस नदी पर है। तो आपको ज़्यादातर पता है जो नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप पर ही है। अच्छा, उमनंदा द्वीप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पिकॉक द्वीप भी बोलते हैं, पिकॉक आइलैंड या फिर मयूर आइलैंड भी बोलते हैं। और ये विश्व का सबसे छोटा जिस नदी द्वीप है जिस पे लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि कौन सा द्वीप है, वो है आपका माजुली। ठीक है, कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, जो भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।